नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वन इंडिया पर। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत। देवभूमि दिन भर में आपको दिखाते हैं उत्तराखंड की तमाम खबरें। शुरुआत कर लेते हैं। भारत रत्न और स्वर कोकिला कही जाने वाली प्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकर का 92 साल की उम्र में निधन हो गया है। स्वर कोकिला के निधन के बाद 2 दिवसीय राष्ट्रीय शोक की घोषणा की गई है। वहीं सम्मान के रूप में 2 दिनों तक राष्ट्रीय ध्वज भी आधा झुका रहेगा। तो दूसरी तरफ कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने भी अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। जब हम बच्चे थे तब से हम उनको सुनते थे और अमेरिका तो उनके गले पर रिसर्च कर रहा था कि इनका गला इतना वो की है। भारत रत्न से सम्मानित वो महान शख्सियत जिसने संगीत की दुनिया में एक आयाम स्थापित किया। मैं दिल की गहराइयों से अपनी ओर से, अपनी पार्टी की ओर से उस शख्सियत को श्रद्धासुमन करता हूँ, नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और उनकी कमी शायद कोई पूरा नहीं कर सकता। ऐसा गला, ऐसी आवाज़ शायद अब हमें सुनने को न मिले। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि दी है। सीएम ने ट्वीट कर स्वर कोकिला के निधन पर दुख जताया है। भारत रत्न लता मंगेशकर का जाना अपूर्णीय क्षति। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने शनिवार को हुए राहुल गांधी के दौरे और उनके बयानों पर कांग्रेस और प्रियंका गांधी दोनों को घेरा है। गणेश जोशी ने कहा कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जिस प्रदेश में भी जाते हैं वहां कांग्रेस का बंटाधार हो जाता है। जब प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश के प्रभारी बनी थी तो राहुल गांधी चुनाव हार गए थे। ये बताता है कि उत्तराखंड में कांग्रेस भी इन दोनों के आने से नुकसान उठाएगी। वहीं गणेश जोशी ने राहुल गांधी के उस बयान का भी जिक्र किया जिसमें उन्होंने कहा था कि सरकार बनवा दीजिए और मैं दिल्ली से मॉनिटरिंग करूंगा। मंत्री गणेश जोशी कहते हैं इसका मतलब राहुल गांधी भी स्वीकार करते हैं कि कांग्रेस की नीति सरकार में जमकर भ्रष्टाचार हुआ था। देखिए, इसका मतलब कांग्रेस नेता ने खुद साबित कर दिया कि इससे पूर्व में जो कांग्रेस की सरकार थी उसने गलत काम किया, भ्रष्टाचार किया। इसलिए राहुल गांधी जी कह रहे हैं मैं वहाँ से मॉनिटरिंग करूँगा। और दूसरा, इतिहास उठाकर देखें, जहाँ जहाँ राहुल और प्रियंका जाते हैं वहाँ वहाँ कांग्रेस का बंटाधार हो जाता है। लोकसभा के चुनाव में प्रियंका गांधी जी उत्तर प्रदेश की प्रभारी थी और राहुल गांधी अपनी सीट हार गए थे। और इस बार क्योंकि प्रियंका गांधी यहाँ के भी थानेदार हैं और 2.5 का आंकड़ा कांग्रेस पार नहीं करी। पिछली बार तो 11 तक पहुँची थी। जिस प्रकार का जन समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है, एक के बाद एक लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहे हैं। मेरी विधानसभा के अंदर अभी तक कम से कम 1000 से अधिक कार्यकर्ताओं ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। देखिए, देहरादून में पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा का बयान सामने आया है। उनका कहना है कि उत्तराखंड में मोदी लहर और उनकी तरफ से किए गए कामों के आधार पर जनता कांग्रेस को धूल चटाने जा रही है। विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत सुनिश्चित है। उन्होंने ये भी कहा कि नेता गणेश जोशी जैसा होना चाहिए। जब ये मुख्यमंत्री कार्यालय आते हैं तो क्षेत्र के विकास कार्यों के लिए कार्यालय भी हिला देते हैं। गणेश जोशी जैसे नेता ये बताते हैं कि सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, उनके लिए विधानसभा के विकास कार्य उनके क्षेत्र की प्राथमिकता है। विधानसभा के देखिए, उनके ऊपर हम कोई चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि इस प्रदेश में मोदी जी ने जो 2 भाषण दिए देहरादून में, हल्द्वानी में, और जिस तरह से उन्होंने उत्तराखंड को 1.25 लाख करोड़ रुपए का हर क्षेत्र में यहाँ पे वो किया है, सुविधाएं दी हैं, तो यह लहर है मोदी जी की। और हम बहुत अपार स्पष्ट बहुमत से, प्रचंड बहुमत जीत रहे हैं। हमारे ये जो सीट है जहाँ ये सभा हो रही है, तो गणेश जोशी जी जो हैं वो हमारे प्रदेश के बहुत ही वरिष्ठ नेताओं में से हैं, बड़े लोकप्रिय नेता हैं। और मुझे हमेशा जब मैं इनके खिलाफ भी था या ये मेरे खिलाफ थे, संबंध बड़े मधुर थे। ये देखने में आज बड़ा सीधा है, लेकिन जब अपने क्षेत्र की विकास की बात होती है ना, सबसे लड़ जाता है। तो जब गणेश जी जोशी जाते हैं तो समझो मुख्यमंत्री के कार्यालय में भूकंप आता है। और ऐसा ही नेता चुनना चाहिए। हमारे सैनिक हैं और जिस तरह से सैनिकों का सम्मान कर रहे हैं, तो हमें किसी दूसरे दल के बारे में बात करने की जरूरत। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का 7वां देवभूमि दौरा। आपके राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हरिद्वार पहुंचे। सिडकुल स्थित रेडिसन ब्लू होटल में कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने बैठक की। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर हरिद्वार की 11 विधानसभाओं में प्रचार करेंगे। 8 फरवरी तक हरिद्वार में करेंगे आपका प्रचार। दोनों पार्टियों के पिछले 20 साल के भ्रष्टाचार के शासन से तंग आ चुके हैं
और मन बना चुके हैं इस बार आम आदमी पार्टी को मौका देना है। जैसे दिल्ली में हमने अच्छा काम किया, उत्तराखंड में भी मौका मिलेगा और हम यहाँ भी उसी तरह से जनता की सेवा करेंगे और जो 20 साल में इन्होंने कुशासन किया है वो ख़त्म करके जनता के लिए काम करें। दोनों पार्टियों के पिछले 20 साल के भ्रष्टाचार के शासन से तंग आ चुके हैं और मन बना चुके हैं इस बार आम आदमी पार्टी को मौका देना है। जैसे दिल्ली में हमने अच्छा काम किया, उत्तराखंड में भी मौका मिलेगा और हम यहाँ भी उसी तरह से जनता की सेवा करेंगे और जो 20 साल में इन्होंने कुशासन किया है वो ख़त्म करके जनता के लिए काम करें। दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल गौतम का डोर टू डोर प्रचार। राजेंद्र पाल गौतम ने संभाली गंगोत्री विधानसभा में प्रचार करने की कमान। राजेंद्र गौतम ने लोगों को घर घर जाकर आपकी गारंटी के बारे में बताया। कई गांव में हुए जनसंवाद कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री ने हिस्सा लिया। कर्नल कोठियाल खुद गंगोत्री में लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। गंगोत्री में हर बच्चा और बूढ़ा कोठियाल के जनहित कार्यों से अवगत है। जनता सच्ची और ईमानदार राजनीति के लिए इस बार कोठियाल को मौका देगी। इस बार आम आदमी पार्टी को दीजिए। अच्छे स्कूल, अच्छे अस्पताल। लालकुआं विधानसभा के कद्दावर नेता पवन चौहान बीजेपी छोड़ निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में अपनी ताल ठोक रहे हैं और जनता के बीच जाकर उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। वो लगातार हर क्षेत्र में जाकर जनता से संवाद कर रहे हैं और अपना प्रचार भी तेजी से कर रहे हैं। वहीं पवन चौहान का कहना है कि अगर जनता का आशीर्वाद मिला तो मैं विधानसभा पहुंचूंगा और लालकुआं क्षेत्र को एक मॉडल विधानसभा के रूप में बनवाऊंगा। देखिए, मैं विधानसभा के बारे में 2004 में जब 2002 में पहला जब चुनाव हुआ था तब से मैं लोगों के सामने रूबरू हूँ। जब माननीय गोविंद सिंह जी पहली बार चुनाव लड़े थे और मुक्ता से मैं सबसे आगे था और इसलिए जब वो हारने के बाद दोबारा जीते तब भी मैं ही था संयोजक के रूप में। मैंने सारी समस्याओं को यहाँ से लेकर चोर गलिया तक देखा है, जुझा है। मैं बाढ़ में पानी के अंदर घुसा हूँ और ये जहाँ जिस क्षेत्र में आए हुए ये क्षेत्र वास्तव में बड़ा पिछड़ा क्षेत्र है, बहुत पीड़ित है ये लोग। यमकेश्वर विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी शैलेंद्र सिंह रावत ने डबल इंजन सरकार को घेरा है और विधानसभा क्षेत्र के हालातों पर बयान दिया। उनका कहना है कि यमकेश्वर में सड़कों की हालत और घाटों की हालत बद से बदतर है। ये क्षेत्र तीर्थाटन और पर्यटन के लिए मशहूर है। यहाँ हजारों लाखों तीर्थयात्री आते हैं, उनके लिए किसी भी तरह की कोई सुविधा नहीं है। यहाँ सड़कों की हालत बहुत खराब है जिससे सरकार को कोई मतलब नहीं। क्षेत्र में डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद भी यहाँ विकास के नाम पर आश्वासन ही दिया गया है और बड़ी बड़ी बातों से जनता को गुमराह करने का काम किया है। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा ही जात पात और क्षेत्रवाद से हटकर काम करती है। सब लोगों को एक साथ लेकर चलना कांग्रेस की खास बात है। मुद्दों पर बात कर रहे हैं आप। जनसंपर्क में एक तरफा जनता का मन बिल्कुल फिक्स है कि कांग्रेस की सरकार लानी है और भारतीय जनता पार्टी को भगाना है। इसलिए जो डबल इंजन की सरकार थी, इन्होंने पूरे 5 साल जो है 3 मुख्यमंत्री बदलने में रहे और जिससे विकास का कार्य जो है, जनता का विकास होना चाहिए था, वो विकास कोसों दूर आज भी पड़ा है। जनता महंगाई पे, बेरोजगारी पे, ये धर्म जाति पे वोट मांग सकते हैं, लेकिन कांग्रेस हमेशा सर्वधर्म समान रूप से हर धर्म के साथ लेकर चलती है और कांग्रेस हमेशा विकास पे वोट मांगती है। ये विकास पे वोट नहीं बताए ना, यमकेश्वर के विधानसभा क्षेत्र की जो है भारतीय जनता पार्टी बताए तो सही, घाटों के बुरे हाल हैं, सड़कों के बुरे हाल हैं। मुद्दों पर ऋषिकेश के यमकेश्वर विधानसभा में बीजेपी प्रत्याशी रेणु बिष्ट के कार्यकर्ताओं ने जनसंपर्क किया है। कार्यकर्ताओं ने स्वर्ग आश्रम के लक्ष्मण झूला समेत किरमौल जौक गांव में लोगों से संपर्क किया और बीजेपी प्रत्याशी को वोट करने की अपील की और कहा कि रेणु बिष्ट जीत के बाद उन सभी कामों को पूरा करेंगी जो घोषणा होने के बाद भी अधूरे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा स्वर्गाश्रम मंडल के द्वारा रेणु बिष्ट जो हमारी भाजपा प्रत्याशी है उनके लिए हम लोगों ने वोट अपील की है। हम लोगों ने किरमोला गांव भी गए, जोंग गांव भी जा रहे हैं, क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, मेन मार्केट में कर रहे हैं और जो भी चुनाव आयोग के नियम है उनका भी हम लोग पालन कर रहे हैं। नहीं, जिस तरीके से कोविड चल रहा है उस कोविड में जो है भीड़ भाड़ कम करने का एक नियम कानून है, तो किस तरीके से आप उसको मैनेज कर रहे हैं? हम लोग नियम का पालन करते हुए दूरियां बनाए हुए हैं, थोड़ा दूर दूर रह रहे हैं। जो हम ज़्यादा भीड़ इकट्ठी कर सकते थे वो नहीं कर रहे हैं। हम लोग 4-4, 5-5 लोगों की एक टीम बना रहे हैं जो दूर दूर से सब लोगों से वोट मांग रही है, अपील कर रही है। इस तरह से हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं।
आज प्रचार किया है, तो किन किन मुद्दों को लेके आप लोगों को बीच जा रहे हैं? आज हम लोगों ने जो हमारी 5 साल की सरकार अभी पूर्ण हुई, उनके सभी विकास कार्यों को हम लोगों ने जन जन तक पहुंचाया, सरकार की उपलब्धियां उन लोगों को बताई और आने वाले जो आगे का जो विषय है, जो नई प्रत्याशी है हमारी रेणु बिष्ट जी, वो क्या अच्छा से अच्छा करेंगे इस क्षेत्र के लिए, वो भी जानकारी लेकर हम लोग जन जन तक एक एक द्वार एक एक घर जा रहे हैं। आज प्रचार किया है। दिनेशपुर में 2 दिन से हो रही लगातार बारिश के बाद जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, जिसके चलते लोग घरों में रहने को मजबूर हैं। वहीं सरसों और मटर की फसलों को भी भारी नुकसान पहुंचा है, जिससे किसान काफी दुखी हैं और प्रशासन से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। रुक करते हैं अगली खबर का। आपको बता दें कि जहां बद्रीनाथ में धाम के कपाट खुलने की तारीख तय हो गई है। बद्रीनाथ धाम के कपाट इस साल 8 मई दिन रविवार को सुबह 6:15 में खुलेंगे, जबकि गाड़ू घड़ा तेल कलश यात्रा की तारीख 22 अप्रैल निर्धारित की गई है। राज परिवार बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति डिमरी धार्मिक केंद्रीय पंचायत की उपस्थिति में धर्माचार्यों ने पंचांग गणना के बाद बद्रीनाथ धाम कपाट खुलने की तारीख तय कर दी है। उत्तराखंड 4 धाम यात्रा 2022 की तैयारियां शुरू हो जाती है इसके बाद। रुक करते मसूरी का, जहां 2 दिन से लगातार बर्फबारी के बाद पहाड़ों की रानी ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली है। वहीं आसपास के क्षेत्रों के सभी संपर्क मुख्य मार्ग से टूट गए हैं। मसूरी से धनौल्टी और कैंपटी जाने वाला मार्ग भी पूरी तरह से बंद है, जिससे लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा रोजमर्रा के सामानों की सप्लाई भी मौसम के कारण बाधित हो रही है। वहीं एसडीएम नरेश दुर्गापाल का कहना है कि यातायात को सुचारू करने के लिए जेसीबी की मदद ली जा रही है और रास्तों को खोला जा रहा है। वेरी गुड, थोड़ा गिरा भी है। रुको एक मिनट पकड़ना है। हरिद्वार जिले के लक्सर विधानसभा क्षेत्र से राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी के प्रत्याशी अजय वर्मा ने 2 बार से लगातार बीजेपी के विधायक और तीसरी बार प्रत्याशी के रूप में अपना दमखम आजमा रहे संजय गुप्ता पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। अजय वर्मा के आरोपों के मुताबिक अनजान नंबर से फोन कर खुद को स्थानीय विधायक के रूप में संजय गुप्ता की ओर से फोन पर संगठन में वापसी को कहा गया और जब अजय वर्मा नहीं माने तो विधायक ने उन्हें तरह तरह के प्रलोभन देने शुरू कर दिए। एक अनजान नंबर से मेरे पे कॉल आया, उसने कहा कि मैं संजय गुप्ता बोल रहा हूँ, तो मैंने उसे नमस्कार किया। उसने कहा कि क्या नाराजगी थी और मैं संगठन में वापसी करा दूंगा। मैंने कहा चलो देखते हैं, विचार करते हैं। इस तरह की बात हुई थी। लेकिन आज हम चुनावी बोर्ड में हैं और उसके द्वारा ये जो नीच और छिछोरी हरकत, जो चुनावी हथकंडा बनाने का जो षड्यंत्र किया गया है, मैं उसे नंगा और बेनकाब करके छोड़ूंगा। मुझे लगता है कि मेरी चुनावी बढ़त को देखकर इसके भाजपा के पैर उखड़ गए हैं और ये हार के कगार पर अपने आप को देखकर इसने आज ये षड्यंत्र किया है, जनता को दिग्भ्रमित करने का काम किया है। मेरी प्रत्येक मतदाता से लक्सर विधानसभा के हाथ जोड़कर पुरजोर अपील है कि वो भाजपा के षड्यंत्रों से बचे। ये लोग यहाँ पर जातीय वैमनस्यता भी फैला सकते हैं। खबर लालकुआ विधानसभा से, जहां निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में पूर्व फौजी कुंदन सिंह मेहता चुनाव मैदान में दम भर रहे हैं और प्रचार में जुटे हैं। कुंदन सिंह मेहता को पूर्व फौजियों का पूरा समर्थन मिल रहा है और अपनी विजय के लिए वो संतुष्ट हैं। निर्दलीय प्रत्याशी कुंदन सिंह मेहता का कहना है कि जनता का अगर आशीर्वाद उन्हें मिला तो वो विधानसभा पहुंचेंगे और लालकुआ क्षेत्र की हर समस्या का समाधान करवाएंगे। मैं जनता का आशीर्वाद मिला तो बिंदुकथा राजस्व गांव का प्राथमिक मुद्दा होगा और अन्य क्षेत्रों में जो भी कच्चे गांव बसे हुए हैं उन सबको मालिकाना हक दिलाने का मेरा प्राथमिकता होगा और खत्तेवासियों के लिए पूरा प्राथमिकता से काम होगा। जो भी सरकार की ओर से उनको योजनाएं मिलती हैं और उनका मालिकाना हक का है, बिजली, पानी, सड़क, वहाँ पर स्वास्थ्य व्यवस्था और शिक्षा की जो भी व्यवस्थाएं हैं खत्तेवासियों के लिए, ये मेरी प्राथमिकता में होगा। और तटबंधों का देवभूमि दिन भर में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।